नमस्कार मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें। कल परसों हमारे लिए एक खुशखबरी आ गई है। खुशखबरी इन द सेंस मैं करूँगा राष्ट्र की दृष्टि से। सिप्री की रिपोर्ट ये आ गई कि भारत के पास 200 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, जिनमें थर्मोन्यूक्लियर, दूसरे और छोटे छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, शामिल है, वो सब आ गए हैं। और इतना ही नहीं, हमारे पास 12 जो है न्यूक्लियर बम हमने रेडी रखे हुए, डिप्लॉय किए हुए। डिप्लॉय का क्या है कि वो विद इन नो टाइम हम उसको अगर ज़रूरत पड़ी तो फायर कर सकते हैं। ये एक हमारे लिए खुशखबरी है। वैसे कोई भी देश जो अपने यहाँ पर कितने न्यूक्लियर आर्सेनल है, कितने हथियार है, कितने डिप्लॉय है, कितने हम 6 घंटे में, एक दिन में कर सकते हैं, वो कोई देश बताता नहीं है। लेकिन एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था सिप्री, जिसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट, जो कि ये देखता है कि नज़र रखता है कि किसी देश में कितने न्यूक्लियर बम है, कितनी बढ़त हो गई पिछले साल से, और कभी कभी कि कितने देश है जो प्रयास कर रहे हैं कि न्यूक्लियर बम बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए। और इतना ही नहीं, वो ये भी देखते हैं कि एनरिच्ड यूरेनियम जो अबाउट 90% है, वो किन देशों के पास है, जिससे कि वो अंदाज़ा लगाए कि कितना वो तैयार है न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। न्यूक्लियर जो ये, इनको कोई नहीं कहता है कि वो देश वगैरह है जो अपने न्यूक्लियर बम है या कुछ भी उनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, कितने डिप्लॉय किए हैं, किस पर किए हैं, वो ये बताते नहीं हैं। लेकिन ये इनके अपने सिप्री के अपनी सोर्सेज है। दोबारा मैं कहूँगा, ये इंटरनेशनल है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहते हैं, ये रिसर्च करते हैं, ये पूछते हैं, ये सरकारों से पूछते हैं, सोशल मीडिया से देखते हैं, इनके जो सैटेलाइट होते हैं कई अखबारों के, वो नोट करते हैं एक्टिविटी, कितने जो हथियार है उनकी कितनी एक्टिविटी हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह कौन कितना न्यूक्लियर है, कितने मिसाइल हो गए, किस और किस में कितने मिसाइल में कितनों को हम न्यूक्लियर बना सकते हैं, कितनों में को खाली हम कन्वेंशनल वारहेड उनमें डाल सकते हैं। ये सुनने में आया है कि जो हमारे ब्रह्मोस है उनमें हम न्यूक्लियर वारहेड भी लगा सकते हैं। और ये है कि हमने या तो डिप्लॉय किए हैं या डिप्लॉय करने वाले हैं। अगर हमें पहले से ही जानकारी थी कि हमें खतरा है न्यूक्लियर का, तो हम पहले ही करते हैं। लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है कि जो न्यूक्लियर देश है उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप न्यूक्लियर की बात न्यूक्लियर करके हमें घबराने का प्रयास करते हो, तो हमने डिप्लॉय करके रखे। यानी कि ये ऐसी कंट्रीज को, कई क्या थे न्यूक्लियर देश, कुछ क्या करते थे नॉन न्यूक्लियर देशों पर न्यूक्लियर वेपन्स होने के कारण उन पर दबाव डालते थे, उनको अपने मनमाने से चलाते थे। लेकिन जब दूसरे देश के पास पे न्यूक्लियर वेपन्स हो, मिसाइल हो, तो जो बार्गेनिंग पावर है और नेगोशिएशन करने का जो पावर है वो उस देश का बढ़ जाता है। कई देशों में ऐसे ये एक डेटरेंस है। कई देशों में ये है कि वहाँ पर जो ऐसे रिजीम होते हैं वो भी जो अपने लोगों को ही हज़ारों लोगों को मार देते हैं रातों रात। ईरान की बात करूँगा, जो इंडिपेंडेंट वो मारते थे, चेंज ऑफ रिजीम, उनको बताते हैं कि एक रात में ही IRGC ने 50,000 लोगों को, जो ये कह रहे थे कि हम पर्शियन हैं, हम मुस्लिम नहीं हैं, उन पर हमला कर दे, उनको मार दिया। ऐसे लोगों के हाथ में अगर न्यूक्लियर हथियार आ जाए तो ये गारंटी है कि
वो इसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। यही हालत पाकिस्तान की भी है। पाकिस्तान में जो आर्मी के जो कंट्रोल में है, वो उसमें वो एलिमेंट्स हैं जो एक्सट्रीमिस्ट है, वो किसी भी हालत तक जाने के लिए जा सकते हैं। वो पाकिस्तान में वहाँ के जो पावरफुल लोग हैं आर्मी ने, उन्होंने तहरीक लबैक पार्टी है पाकिस्तान की, वो किसी मतलब उनका कोई इशू था, शायद इजराइल के साथ बातचीत करने का इशू था या फ़लस्तीन को नेशन का दर्जा देने के बारे में कोई इशू थे। उन्होंने एक रात में ही हज़ारों जो तहरीक लबैक पार्टी के लोगों को मार दिया। यही है, उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ, उनके एयरफोर्स वगैरह नहीं है, उन पे भी आम लोगों पे बमबारी की, ऐसी बमबारी की, कई लोगों को मारे। कल भी उन पे अफ़गानिस्तान पर बमबारी हुई। उनको पता था कि अब जो अफ़गानिस्तान है वो जवाब नहीं, उनके पास एयरफोर्स नहीं है, वो जवाब नहीं दे सकते, तो उन पर उन्होंने बमबारी कर दी। और किन को मारा? बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को। ऐसे जो पावरफुल इंसान हो, अगर उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो, वो तो किसी हद पर भी जा सकते हैं। इसलिए उनके लिए डेटरेंस ज़रूरी है। डेटरेंस ये है कि अगर तुम हमें एक बम लगाओगे, 10 बम मारोगे, तो हम तुम्हें पूरा निस्त नाबूद करेंगे। चाइना में भी बड़ी एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत, लेकिन वो अभी लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबल है। उनको भी, उनके साथ जब हमारे पास कोई चीज़ पर कोई बयान वगैरह आते थे, कभी वो रावत साहब ने बयान दिए थे, बिपिन रावत, तो वो कहते हैं कि आप सिर्फ, हमें कहा जाता था 1962 मत बोलो, ये हमें धमकियाँ दी जाती थी। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। हमने ये समझाने का प्रयास किया कि हम एट द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ बात करने के लिए तैयार हैं। हम भी जवाब दे सकते हैं जितना आप हमें धमकाना चाहते हो। और अमेरिका भी जो है, उनको भी ये पता चलने लगा कि ये जो भारतीय जो आजकल की लीडरशिप है, वो कोई डरने वाली है नहीं, वो बिल्कुल मुकाबला कर सकती है, किसी को न डराएगी लेकिन डरेगी भी नहीं। पाकिस्तान में जो धमकियाँ आती थी कि हमारे पास पाव भर के या आधे किलो की छटांग के बम, हम न्यूक्लियर बम हैं, उनको पाकिस्तान जो भारतीय आर्मी को हम ख़त्म कर देंगे, वो धमकियाँ भी अब बंद हो गई हैं। अब एक बात मैं यहाँ पर ज़रूरी ये कहना चाहता हूँ, जब भी पाकिस्तान में कोई आंतरिक समस्या होती थी, तो वो क्या करते थे, वो हिंदुस्तान पे हमला करते थे। और हिंदुस्तान में कभी बॉम्बे, कभी उड़ी, कभी पुलवामा करते थे, या कभी वो पहलगाम कर दिया। तो ये सोचकर क्या देश के लोगों का जो ध्यान अंदरूनी से आंतरिक समस्याओं है, उनसे हटाकर हम दूसरे देश की ओर ले जाएंगे, ताकि क्यों एंटी इंडिया सेंटिमेंट तो वहाँ पर बहुत डेवलप किया गया है। तो हम क्या करेंगे, उनके साथ करेंगे तो जो आंतरिक है उनका, उस पर हम विराम लग जाएगा, आंतरिक समस्याएं कुछ देर के लिए दब जाएगी। लेकिन इसकी बात, पिछली बार पहलगाम के बाद जो सिंदूर ऑपरेशन 1 हिंदुस्तान ने किया, तो उसके बाद पाकिस्तान को लगने लगा कि अगर हमने अपने इंटरनल समस्याओं को हल करने के बजाय अटेंशन डाइवर्ट करने की, ध्यान हटाने के लिए अगर हम भारत पर हमला करेंगे, तो वो भारत का जो जवाब होगा वो मैसिव होगा, ऐसा होगा कि सदियाँ पीढ़ियाँ याद रखेगी। इसलिए उन्होंने अफ़गानिस्तान पे हमला किया, क्योंकि उनको पता है कि अफ़गानिस्तान रिटालिएट नहीं कर सकते, उनके पास एयरफोर्स नहीं है। वो भी अपने तरीके से जवाब देंगे जो भी उनको देना होगा, लेकिन वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ, ये जो सिप्री है, ये क्या है? सिप्री जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। इनको चलाने के लिए फंड्स चाहिए, पैसे चाहिए। पैसे के बाद बगैर कोई भी संस्था, छोटी हो या बड़ी हो, नहीं चलती। कई संस्थाएं जो डोनेशन पर चलती है। ये जो यूरोपियन और अमेरिकन जो वेस्ट की संस्थाएं हैं, सिप्री जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो या यूएसएड हो, जॉर्ज सोरोस की कंपनियां, उनको वो करते हैं कि जो अमेरिका की पॉलिसियां हैं, जो जिस हिसाब से अमेरिका को फ़ायदा है, वो पॉलिसियां इम्प्लीमेंट हो, उसके लिए वो फंडिंग करते हैं ऐसी संस्थाओं को।
जिस वक्त चुप रहने की ज़रूरत होगी, तो अगर पाकिस्तान में बहुत भी गड़बड़ हो रही है, उनको इस वक्त चुप रखने की ज़रूरत, तो वो चुप कहेंगे, पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। अगर वहाँ पर आप कितनी भी वायलेंस करोगे, अगर हिंदुस्तान में दोस्ती नहीं है, तो आपको वो, अगर आप इलीगल कब्जे हटा रहे हैं, तो वो कहेंगे कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। मकसद ये है कि पिछली बार भी USAID ने किया था फैसला कि वोटर टर्न आउट करने के लिए हम पैसा देंगे भारत के कई NGOs को, निजी जो संस्था है उनको देंगे। उनका काम क्या था? वो दलितों और आदिवासियों को कन्वर्ट करने का काम था। अमेरिका की पॉलिसी पर टो करने की, उनकी पॉलिसी के चलने से मना करने के लिए, तो अमेरिका ने बांग्लादेश में भी कुछ अफरा तफरी भारत के लिए खड़ा करने का प्रयास किया। लेकिन एक चीज़ है कि इस वक्त अमेरिका को ज़्यादा चैलेंज जो है वो चाइना से मिलता है। लेकिन उनको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर हमें फ्यूचर में ज़रूरत होगी, तो हमें हिंदुस्तान का साथ लेना, हिंदुस्तान के साथ रहना पड़ेगा, और ताकि हम अपनी जो पॉलिसीज़ और अपना जो दबदबा है वो कायम रख सके। इसलिए वो हिंदुस्तान को भी उसी हद तक डिस्टर्ब करना चाहते हैं जिस हद तक उनको नुकसान ना हो, भारत को कोई ज़्यादा। और वो भारत को, अगर भारत चाहे कि वो चाहता है कि नंबर 1 बन जाए, अमेरिका से आगे निकलना चाहे, तो वो ऐसा कर नहीं सकते। उसके लिए वो उन्होंने संस्थाएँ रखी है। एक तो जो कन्वर्शन के लिए है, लोगों में माहौल ख़राब करने में, जो कहते हैं कि जो किसान आंदोलन हुआ या CAA हुआ, उस पर भी जो पैसा हुआ था वो CIA के द्वारा, डीप स्टेट के द्वारा दिया गया था। अच्छा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे सिप्री है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये भी जो अमेरिका की पॉलिसियां उनको चलाने के लिए, उनके लिए उसी तरह से रिपोर्टिंग करती है, उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है। शायद अगर चीन को ये दिखाने के लिए ये है कि चीन तो मतलब तुम्हारे खिलाफ इंडिया भी स्टैंड कर रहा है, तो उन्होंने सिप्री की रिपोर्ट जारी कर दी। 190 इनके पास भी न्यूक्लियर बम है, 12 डिप्लॉय भी हुए हैं, और भी कर सकते हैं। ये तो किस भारत की सरकार ने नहीं की, लेकिन सिप्री की रिपोर्ट है। अगर ये बात सच्ची भी है तो बढ़िया बात है, तो कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात ही है। दूसरी बात है, कहीं गड़बड़ करनी होगी तो कि हिंदुस्तान में जी मुसलमानों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही, तो वो एमनेस्टी इंटरनेशनल करे कि किस तरह से अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, कि उनके साथ द्वितीय दर्जे के नागरिक का व्यवहार किया जाता है। पाकिस्तान में क्या किया जाता है, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे वहाँ पर हिंदू, वहाँ पर क्या किया जाता है। वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर तो डेमोक्रेसी वहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बारे में वो कुछ नहीं कहते हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान को जब भी बुलाएंगे वो हमारे हिसाब चलने के लिए तैयार है। इसलिए उनकी जो कमियों का जो भंडार है, उसके बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो कि उनके वेस्ट पे डिपेंडेंट है सपोर्ट के लिए, एड के लिए, तो उनके खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन उनको पता है कि उनको धीरे धीरे पता चलने लगा है कि हिंदुस्तान की जो, भारत की जो संस्थाएं हैं और जो भारत की लीडरशिप है, वो उनके कहने पे नहीं चलेगी, उनकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रहेगी। ये बात उनको पहले से भी जानकारी थी, लेकिन उनको लग रहा था कि हम कुछ प्रयास करेंगे। उन्होंने अपाचे हेलीकॉप्टर दिए, पहले कुछ कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ कारोबार बढ़ाएंगे। उनका मकसद था कि जो हम कहेंगे उसी हिसाब से हमारी जो पॉलिसियों पर आप उन पर ही चलो। लेकिन हिंदुस्तान ने, जो भारत की सरकार ने, लोगों ने भी ऐसी सरकार को चुना जो कि भारत के हित में सोचती है। लेकिन अमेरिका को ये सरकार पसंद नहीं। उनको पसंद है ऐसी सरकार जो मिशनरी की बात माने, जो अमेरिका की बात माने। इस संबंध में तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत गड़बड़ करने की। यहाँ पर मिजोरम का जो चीफ मिनिस्टर है वो भी कह रहा है कि हमें क्रिश्चियनों को इकट्ठा करना है। वो वेस्ट के बारे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके खिलाफ भी वो बयान देता है। यानी कि जो उनकी पॉलिसी है वेस्ट की, कि नॉर्थ ईस्ट को अलग करना है
और उसमें एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना, ताकि उसका एक मकसद क्रिश्चियनिटी फैलाना है, जहाँ पर हम रूस, इंडिया और अमेरिका में नज़र रखे, और इतना ही जो म्यांमार में है रेयर अर्थ मटेरियल उन पर कब्जा कर सके। लेकिन हालात ऐसे हो रहे हैं कि ईश्वर की कृपा हमारे देश पे ऐसी है कि वो धीरे धीरे वो जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे वो अपनी सोच बदल रही है। उनको लगा कि हिंदुस्तान में गड़बड़ हम फैला नहीं सकते हैं, क्योंकि जो जनमत है, मेजॉरिटी है, वो किसके साथ है? वो मोदी जी के साथ है। वो यहाँ पर नेपाल नहीं कर सकते, नेपाल तो कम्युनिस्ट नेपाल था, ओली को हटाना था, वो वहाँ पर कामयाब हुए, कर सके। क्या और बोलते हैं, बांग्लादेश में करने में सफल हुए। उन्होंने ऐसे ही जिसका कोई ऐसे आदमी को वहाँ पर लाया था जिसका कोई ना पब्लिक सपोर्ट था, जो कि हिंदुस्तान, एक तो बांग्लादेश में ऐसी उनको सरकार जो जमात इस्लामी पर है, जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ उनको लामबंद किया जा सकता है, ऐसी सरकार वहाँ पर आए। लेकिन भारत का दृष्टिकोण और भारत की सोच देखकर सरकार की, तो अमेरिका में की सोच में भी कुछ बदलाव आया है। उन्होंने भी पहले ये भी कोशिश की थी कि उनको टैरिफ वगैरह लगा के डरा के अपने पाले में कर देंगे, लेकिन उनको अंत में पता चला कि हिंदुस्तान को, भारत को अपने पाले में लाना मुश्किल है। और उन्होंने पहले कॉर्ड जी हम बनाएंगे मिलिट्री अलायंस, यानी कि भारत चीन के खिलाफ लड़े और अमेरिकन बेसिस वगैरह इंडिया में आ जाए, लेकिन उससे भारत के हितों का नुकसान होगा। जो रूस है, रशिया है, उनको ऑब्जेक्शन है, होनी भी चाहिए, वो भी नहीं चाहते हैं कि अमेरिकन बेसिस वगैरह हमारे नज़दीक आ जाए। उनको वो तो रूस भी ये चाहता है कि उन्होंने यूक्रेन को इसलिए 2 हिस्सों में बांटा, यूक्रेन की हालत ख़राब की, क्योंकि नाटो फोर्सेस उसके बॉर्डर के समीप आना चाहती थी। यहाँ पर फाइनली एक मेरा ये नतीजा ये है कि जो वर्तमान सरकार है, जो दृढ़ संकल्प है जो इस वक्त सरकार की, उसके कारण जो वेस्ट की सरकार है वो भी हिंदुस्तान के प्रति अपना नज़रिया बदल रहे हैं। यहाँ तक कि यूरोप के लोग भी, की सरकारें भी भारत को इम्पोर्टेंस देने लगी है। आपका विचार इसके बारे में क्या, हमें बता दीजिए। आपसे ये प्रार्थना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई कमेंट होगा आपको, वो कमेंट भी दीजिए। अभी हमारे कुछ 10-15 सब्सक्राइबर कम हो गए, सब्सक्राइब को बढ़ाते रहे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें और ताज़ा हालात के बारे में हमें आपको जानकारी देंगे। इसके साथ अपनी भी एनालिसिस, हालात के बारे में तो आप दूसरी जगह से भी सुन सकते हैं, लेकिन अपनी एनालिसिस भी आपको बता सकते हैं, हम क्या सोचते हैं और किस बेस पर सोचते हैं। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम।